अक्सर जब भारत के राष्ट्रपति की बात होती है तो क्या ख्याल आता है? शायद एक भव्य समारोह या फिर एक औपचारिक प्रमुख की तस्वीर, है ना? पर सवाल ये है कि क्या उनकी शक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित है? क्या वो सच में बस एक रबर स्टैंप है, जैसा कि कहा जाता है? चलिए, आज इसी धारणा के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति की असल शक्तियां आखिर हैं क्या। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख हैं? फिर देखेंगे कि सरकार चलाने में, हमारी सेना और विदेश नीति में उनकी क्या शक्तियां हैं। उसके बाद कानून और देश के फाइनेंसेस के मामले में उनकी भूमिका को समझेंगे। और आखिर में उनकी सबसे बड़ी शक्ति यानी इमरजेंसी पावर्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत में राष्ट्रपति के पद की असल हैसियत आखिर है क्या? ये सवाल कि क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है, ये लगभग हर किसी के मन में कभी न कभी तो आता ही है। आमतौर पर यही माना जाता है कि उनका काम तो बस सरकार के फैसलों पर साइन करना है। लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। देखिए, हमारे संविधान ने देश के लिए एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना। अब इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ दो तरह के हेड होते हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, जिनके पास सरकार चलाने की असली रियल पावर होती है। और ये जो दोहरी व्यवस्था है ना, इसे 1955 में रामजवाया बनाम भारत संघ के एक बहुत ही मशहूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में समझाया था। कोर्ट ने कहा कि हाँ, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, पर असल कार्यकारी शक्ति तो मंत्रिपरिषद के पास ही है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति ही नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आप बात करते हैं उनकी गवर्नेंस से जुड़ी शक्तियों की, मतलब देश को चलाने में उनका क्या रोल है। और यहाँ उनकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत मायने रखती हैं। जरा सोचिए, सरकार बनने की शुरुआत ही राष्ट्रपति के हाथों से होती है। वही तो लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। और जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी न मिले, तब तो राष्ट्रपति का रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में वो अपने विवेक से ये तय करते हैं कि कौन एक स्थिर सरकार दे सकता है। ऐसा हमारे इतिहास में कई बार हुआ भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के कई सबसे बड़े पदों पर नियुक्तियां भी राष्ट्रपति ही करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राज्यों के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, यहाँ तक कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG भी। इन सभी अहम नियुक्तियों से उनकी कार्यकारी शक्ति का दायरा साफ हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। आमतौर पर हम सोचते हैं कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, पर असल में राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अभिन्न अंग है। जी हाँ, हमारी पार्लियामेंट इन तीनों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी बिल, भले ही वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाए, तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने दस्तखत न कर दें। उनके पास ये भी शक्ति है कि वो बिल को एक बार फिर से विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और कुछ मामलों में तो वो पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा ज्ञानी ज़ैल सिंह ने किया था। मतलब बिल पर कोई फैसला ही नहीं लेते। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए संसद का सेशन नहीं चल रहा है और देश को किसी कानून की फौरन जरूरत है। ऐसे में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इस ऑर्डिनेंस की ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून जितनी ही होती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने DC वाधवा केस में ये साफ कर दिया था कि इस असाधारण शक्ति का इस्तेमाल बार-बार और राजनीतिक वजहों से नहीं किया जा सकता। चलिए, अब शासन से आगे बढ़कर राष्ट्रपति की भूमिका को देश और दुनिया के मंच पर देखते हैं, जहां वो भारत के कमांडर और डिप्लोमैट दोनों हैं। आपको पता है, राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। किसी भी युद्ध की घोषणा या शांति की स्थापना सब कुछ उन्हीं के नाम पर किया जाता है। हाँ, ये सच है कि ये फैसले वो सरकार की सलाह पर ही लेते हैं और इन पर संसद का कंट्रोल होता है, लेकिन कमांडर इन चीफ तो वही हैं। और जब बात दुनिया की आती है तो भारत का चेहरा राष्ट्रपति ही होते हैं। वो दूसरे देशों में हमारे एम्बेसडर्स को नियुक्त करते हैं, भारत आने वाले फॉरेन डिप्लोमैट्स का स्वागत करते हैं, और दुनिया भर के देशों के साथ जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब उन्हीं के नाम पर होते हैं।
अच्छा, तो शासन और डिप्लोमेसी तो हो गई, पर राष्ट्रपति की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। वो कानून और देश के फाइनेंसेस के भी एक बहुत जरूरी गार्डियन है। हमारे संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास न्यायिक शक्ति देता है। इसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति। वो किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। यहाँ तक कि मौत की सजा को भी उम्र कैद में बदला जा सकता है। ये एक तरह से न्याय व्यवस्था में दया का आखिरी दरवाजा है। लेकिन जैसा कि हमारे सिस्टम में होता है, ये शक्ति भी अनलिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इपुरु सुधाकर केस में साफ कहा है कि राष्ट्रपति के क्षमादान के फैसले का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब ये देखा जा सकता है कि कहीं इस पावर का इस्तेमाल मनमाने ढंग से तो नहीं हुआ। अब बात करते हैं पैसों की। देश के खजाने के मामले में भी राष्ट्रपति का रोल बहुत बड़ा है। उनकी सिफारिश के बिना कोई भी मनी बिल संसद में पेश नहीं किया जा सकता। देश का जो सालाना बजट आता है वो भी उन्हीं के नाम पर पेश होता है। तो एक तरह से वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार का वित्तीय कामकाज कायदे कानून के हिसाब से हो। तो अब हम पहुंचते हैं राष्ट्रपति की शायद सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असरदार शक्ति पर। एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। जी, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की। देश को मुश्किल और असाधारण खतरों से बचाने के लिए हमारा संविधान राष्ट्रपति को 3 तरह की इमरजेंसी लगाने का अधिकार देता है। ये 3 तरह की इमरजेंसीज कौन सी हैं? पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति में लगती है। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम सब प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। ये तब लगता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो तब लगाई जाती है जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में हो। तो इन सभी शक्तियों को जानने के बाद अब हम राष्ट्रपति की भूमिका को किस तरह से देखें? निष्कर्ष क्या निकलता है? एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, वो इससे कहीं बढ़कर हैं। वो हमारे संविधान के गार्डियन हैं, एक संरक्षक। उनकी भूमिका असल में अधिकार और संवैधानिक सीमाओं के बीच एक बहुत ही जरूरी संतुलन बनाती है, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी डेमोक्रेसी में जब संकट का समय आए तो अंतिम शक्ति आखिर किसके हाथ में होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।